कार्ल पियर्सन का सहसंबंध गुणांक। इससे पहले हम सहसंबंध ज्ञात करने की विक्षेप चित्र और बिंदु रेखीय रीति का अध्ययन कर चुके हैं। अब हम सहसंबंध निकालने के लिए कार्ल पियर्सन के सहसंबंध गुणांक का अध्ययन करेंगे। कार्ल पियर्सन नामक प्रसिद्ध प्राणीशास्त्री ने 19वीं शताब्दी में सहसंबंध ज्ञात करने की गुणांक परिघात सहसंबंध गुणांक रीति का प्रतिपादन किया था। ये रीति सर्वोत्तम मानी जाती है क्योंकि इससे सहसंबंध की दिशा और मात्रा का संतोषजनक अंकात्मक माप ज्ञात हो जाता है। संतोषजनक अंकात्मक माप ज्ञात हो जाता है। अब हम देखते हैं सहसंबंध गुणांक के जो मुख्य अभिलक्षण हैं उनको। पहला है दिशा की जानकारी। कार्ल पियर्सन के सहसंबंध गुणांक से सहसंबंध की दिशा ज्ञात हो जाती है। दिशा का मतलब सहसंबंध ऋणात्मक है या धनात्मक है। जैसे यदि कार्ल पियर्सन का सहसंबंध गुणांक पॉजिटिव है तो सहसंबंध धनात्मक होगा, और अगर सहसंबंध गुणांक का मान नेगेटिव या माइनस में आता है तो ये ऋणात्मक सहसंबंध को प्रदर्शित करता है। फिर दूसरी विशेषता है मात्रा और सीमाएं। सहसंबंध की मात्रा सहसंबंध गुणांक के माध्यम से ज्ञात हो जाती है। सहसंबंध गुणांक का माप +1 और -1 के बीच में रहता है। सहसंबंध गुणांक का मान यदि +1 है तो पूर्ण धनात्मक सहसंबंध, और अगर -1 है तो पूर्ण ऋणात्मक सहसंबंध होगा। यदि सहसंबंध गुणांक का मान 0 आता है तो इस स्थिति में चरों के मध्य में किसी प्रकार का कोई सहसंबंध नहीं पाया जाता है, यानी ये सहसंबंध के अभाव की स्थिति को प्रदर्शित करता है। जैसे जैसे सहसंबंध गुणांक का मान 0 से 1 की तरफ बढ़ता जाता है, वैसे वैसे सहसंबंध की मात्रा भी बढ़ती जाती है। तीसरी विशेषता है सहसंबंध का आदर्श माप। सहसंबंध गुणांक सहसंबंध का आदर्श माप है क्योंकि ये समांतर माध्य और परिमाप विचलन पर आधारित है, जो अनेक बीजगणितीय गुणों के कारण उच्चतर सांख्यिकीय रीतियों के लिए सर्वोपयुक्त माप है। फिर चौथा है सहविचरण की मात्रा। सहसंबंध गुणांक को ज्ञात करने के लिए प्रत्येक समंकमाला में समांतर माध्य से विचलनों की मात्रा ज्ञात की जाती है। समांतर माध्य से विचलनों की मात्रा ज्ञात की जाती है। फिर दोनों समंकमालाओं के तत्संबंधी विचलनों की गुणा करके गुणनफलों के जोड़ को मूल्यों की संख्या से भाग दिया जाता है। इस प्रकार दोनों श्रेणियों के सहविचरण
की मात्रा ज्ञात हो जाती है। जैसे यहाँ पर dx x श्रेणी से लिए गए विचलन और dy y श्रेणी से लिए गए विचलन को दिखाती है। अब इन दोनों का गुणा करेंगे, फिर गुणा करके इनका अंत में दोनों का योग कर लेंगे। फिर इस योग में हम पदों की संख्या का भाग दे देते हैं, तो हमें ये सहविचरण ज्ञात हो जाता है। अब हम देखते हैं कार्ल पियर्सन के सहसंबंध गुणांक का निर्धारण कैसे किया जाता है। सबसे पहले हम देखते हैं प्रत्यक्ष रीति को। प्रत्यक्ष रीति द्वारा कार्ल पियर्सन का सहसंबंध गुणांक निकालने की जो प्रक्रिया है वो इस प्रकार से। सबसे पहले हम दोनों श्रेणियों x और y का समांतर माध्य ज्ञात कर लेते हैं। जो भी श्रेणी दे रखी है x और y, उन दोनों का समांतर माध्य ज्ञात करेंगे। फिर दोनों समंकमालाओं के समांतर माध्यों से उनके व्यक्तिगत मूल्यों के विचलन ज्ञात कर लिए जाते हैं। यानी x श्रेणी का विचलन और y श्रेणी का विचलन, दोनों का विचलन ज्ञात कर लेंगे। फिर इसके बाद में दोनों श्रेणियों के परस्पर संबंधित विचलनों को गुणा करके उन गुणाओं का जोड़ निकाला जाता है। हमने विचलन निकाल लिए, विचलन निकालने के बाद में जो गुणा किया, गुणा करके फिर इनका योग निकाल लेते हैं। फिर दोनों श्रेणियों के विचलनों के वर्ग अलग अलग उन विचलन वर्गों के जोड़ प्राप्त कर लिए जाते हैं। डी स्क्वायर एक्स, डी स्क्वायर वाई। इसके बाद दोनों श्रेणियों के प्रमाप विचलन निकाले जाते हैं। ये एक्स श्रेणी का प्रमाप विचलन है, सिग्मा डी स्क्वायर एक्स अपॉन एन। ये वाई श्रेणी का प्रमाप विचलन है, सिग्मा डी स्क्वायर वाई अपॉन एन। इसके बाद अंत में कार्ल पियर्सन के सहसंबंध गुणांक का परिकलन करने के लिए सूत्र का प्रयोग किया जाता है, जो इस प्रकार से r बराबर समेशन डी एक्स डी वाई अपॉन एन एक्स श्रेणी का प्रमाप विचलन इंटू वाई श्रेणी का प्रमाप विचलन। यहाँ पर r सहसंबंध गुणांक को दर्शाता है। सिग्मा डी एक्स डी वाई दोनों श्रेणियों के विचलनों की गुणाओं का जोड़ है। ये दोनों श्रेणियों के प्रमाप विचलन है और n पद युग्मों की संख्या को दर्शाता है। लघु रीति में सहसंबंध गुणांक ज्ञात करने की रीति है सिग्मा डी एक्स इंटू डी वाई माइनस सिग्मा डी एक्स इंटू सिग्मा डी वाई अपॉन एन। फिर भाग देंगे इसमें सिग्मा डी स्क्वायर एक्स माइनस सिग्मा डी एक्स का होल स्क्वायर अपॉन एन, ब्रैकेट बंद। फिर इधर भी ऐसे ही करेंगे, ये वाई श्रेणी का डी स्क्वायर वाई माइनस डी वाई का होल स्क्वायर अपॉन एन, फिर इसका वर्गमूल कर देंगे। अब हम एक संख्यात्मक उदाहरण को देखते हैं। जैसे यहाँ पे ये एक एग्जाम्पल दे रखा है,
10 विद्यार्थियों द्वारा लेखाक्रम तथा सांख्यिकी में प्राप्त किए गए अंकों के बीच सहसंबंध गुणांक की गणना कीजिए। यहाँ पर ये विद्यार्थियों की संख्या दे रखी है, 10 विद्यार्थी हैं। फिर नीचे लेखाक्रम यानी अकाउंटेंसी के इनके प्राप्तांक दे रखे हैं, 45, 70, 80 इस प्रकार से। इसी तरीके से सांख्यिकी के प्राप्तांक दे रखे हैं यहाँ पे। पहली श्रेणी को हम लेखाक्रम को x मान लेंगे और सांख्यिकी को y श्रेणी मान लेंगे। जैसे यहाँ पे हमने इनको क्रम से जमा दिया, ये हमने संख्याएं इनके प्राप्तांकों को लिख दिया यहाँ पे। इसी तरीके से सांख्यिकी के जो प्राप्तांक हैं उनको हमने y श्रेणी के रूप में यहाँ पे लिख दिया है। अब हम सबसे पहले x श्रेणी और y श्रेणी इन दोनों श्रेणियों के समांतर माध्य को ज्ञात करेंगे। हम देखते हैं सबसे पहले y श्रेणी। y श्रेणी का समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए सबसे पहले तो हम y श्रेणी के जो पद मूल्य हैं जो ये दे रखे हैं यहाँ पे, इनका योग करेंगे। जिसे हमने 45, 70, 65, 30, 90, 40 इन सभी का योग किया तो हमें योग प्राप्त हुआ 610। पदों का योग प्राप्त हुआ 610। x श्रेणी में जो पद मूल्य हैं उनका योग 610 है। और अब n यानी पदों की संख्या यहाँ पे है 10, ये दे रखे इधर, तो n हमारा प्राप्त हो गया 10। अब हमको निकालना है समांतर माध्य। तो हम जानते हुए समांतर माध्य का सूत्र है सिग्मा x अपॉन n। तो 610/10, तो यहाँ पे ये हमें 61 x श्रेणी का समांतर माध्य प्राप्त हो गया है। इसी तरीके से हम y श्रेणी का समांतर माध्य निकालेंगे। यहाँ पर y श्रेणी के पद मूल्य जो दे रखे हैं उनका योग किया तो ये योग प्राप्त हुआ 640। फिर यहाँ पर पदों की संख्या वही 10 है, तो यहाँ पर y श्रेणी का समांतर माध्य होगा 640/10 यानी 64। y श्रेणी का समांतर माध्य हो गया 64। समांतर माध्य निकाल लिया हमने x श्रेणी का 61। x श्रेणी का समांतर माध्य आया 61। अब हम इस समांतर माध्य से प्रत्येक पद मूल्य से विचलन लेंगे, यानी dx निकालेंगे, डेविएशन ऑफ x। तो ये x माइनस एक्स बार, यहाँ पर x बार यानी समांतर माध्य है 61 और पद मूल्यों को यहाँ पर ये दे रखा है x श्रेणी के पद मूल्य। तो प्रत्येक मूल्य में से हम 61 को माइनस करेंगे। 45 में से 61 गए 16, 70 में से 61 गए तो प्लस के 9, 65 में से 61 प्लस के 4, 30 में से 61 माइनस का 31, 90 में से 61 तो 29। इस तरह से हमने विचलन x श्रेणी के विचलन को निकाल लेंगे। फिर ये जो विचलन आए हैं उनका हम वर्ग करेंगे, स्क्वायर करेंगे। जो भी हमने विचलन निकाले हैं उनका स्क्वायर, 16 का स्क्वायर 256, 9 का 81, 4 का 16। इस तरह से हम d स्क्वायर x ज्ञात कर लेंगे। फिर नीचे हम इनका योग कर लेंगे, d स्क्वायर x का योग कर लेंगे। यहाँ पर योग प्राप्त हो रहा है 3490, 3490। ये हमें d स्क्वायर x का योग प्राप्त हो गया।
अब हम y श्रेणी को देखते हैं। y श्रेणी में भी सबसे पहले हम y श्रेणी का समांतर माध्य ज्ञात करेंगे। यहाँ पे अभी हमने y श्रेणी का समांतर माध्य ज्ञात किया था, ये 64। तो उसके बाद में फिर हम y श्रेणी का विचलन निकालेंगे। y श्रेणी का विचलन निकालने के लिए हमें y के प्रत्येक मूल्य में से समांतर माध्य को घटा देंगे। जैसे यहाँ पे ये y श्रेणी के मूल्य दे रखे हैं, 35 में से 64 को घटाएंगे तो हमें -29 प्राप्त होता है। फिर 90 में से 64 घटाएंगे +26, फिर 70 में से 64 +6, फिर 95 से, इस तरह से हम प्रत्येक मूल्य में से समांतर माध्य को घटाएंगे। तो ये हमारा y श्रेणी से लिए गए विचलन प्राप्त हो जाते हैं। फिर यहाँ पे y श्रेणी के जो विचलन प्राप्त हुए समांतर माध्य से, उनका हम स्क्वायर कर देंगे, d²y। जैसे यहाँ 29 का स्क्वायर किया तो 841, 26 का 676, 6 का 37। इस तरीके से हम सभी विचलनों का वर्ग निकाल लेंगे। विचलनों का वर्ग निकालने के बाद में अंत में हम इनका योग कर लेंगे। इनका योग करने पर हमें d²y प्राप्त हो जाएगा, जो यहाँ पर 4390 है। इसके बाद में जो अंतिम कॉलम है उसमें हम x श्रेणी से लिए गए विचलन, x श्रेणी के जो विचलन निकाले वो, और y श्रेणी के विचलन, y श्रेणी के विचलन, इनका गुणा कर लिया जाएगा। यहाँ पे y श्रेणी का विचलन ये है, dx और dy, इनको आपस में गुणा कर लिया जाएगा। जैसे यहाँ -16 इंटू -29 करेंगे तो प्राप्त होगा 464, +9 इंटू 26 करेंगे तो 234। इस तरीके से हम इनको गुणा कर लेंगे। फिर इनका गुणा करने के बाद में अंत में dx dy जो मान प्राप्त हुआ, इनका योग कर लेंगे। इनका योग करने पर हमें यहाँ पे मान प्राप्त हुआ है 3535। इस तरीके से हमने dx dy का मान प्राप्त कर लिया। अब हम इनके आधार पर सहसंबंध गुणांक निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम जो सहसंबंध गुणांक ज्ञात करने का जो फॉर्मूला है, r सिग्मा dx dy अपॉन d²x सिग्मा d²y, इसमें हम मान रख देंगे। तो ये हमें 35 3490 इंटू 43 40 4390, यहाँ पे जैसे यहाँ ये अंत में प्राप्त होगा 3535 अपॉन 3914.22। तो हमें सहसंबंध प्राप्त हो जाएगा 0.903। अब चूंकि 0.9 यहाँ पर 0.75 से अधिक है लेकिन 1 से कम है, इसलिए ये जो सहसंबंध है इन दो चरों के मध्य में यहाँ जो सहसंबंध है वो उच्च कोटि का धनात्मक सहसंबंध होगा।
क्योंकि यहाँ पॉजिटिव आ रहा मान हमारा, और मात्रा है 0.903, इसलिए यहाँ पर दोनों चरों के मध्य में धनात्मक उच्च कोटि का सहसंबंध होगा।